नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में फिर से। इस वीडियो में मैं आप सभी को उत्तर प्रदेश जो एसआई की भर्ती है उसके बारे में बताऊंगा। दरअसल इस समय पर उत्तर प्रदेश पुलिस का जो एसआई की भर्ती की जा रही है उसका आवेदन स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, इसकी लास्ट डेट जो है 28/1/2024 तक है। ठीक है ना, यहाँ से जाकर के आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं, यानी आप अपना आवेदन कर सकते हैं। इसमें पदों की पूरी संख्या जो है 921 है। ठीक है, और इसको कैसे भरना है इसके बारे में पूरी डिटेल से वीडियो है। ठीक है, तो आप लोग इसमें लास्ट तक बने रहिएगा, जो अभी तक फॉर्म नहीं भरे हैं और जो फॉर्म भर चुके हैं वो भी चाहें तो इस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि उनके लिए जो क्वालिफिकेशन है और या फिर उनका जैसे फिजिकल के लिए है, फिजिकल में क्या करना पड़ेगा और जो पेपर होता है, पेपर कैसे होता है, पेपर कैसे होगा, ऑनलाइन ऑफलाइन होगा, इसके बारे में पूरी डिटेल से ये वीडियो होने वाली है। ठीक है, तो अगर जिसको किसी भी चीज़ से संबंधित इसमें डाउट है तो वो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। ठीक है, देखिए इसके लिए क्या है, यहाँ पर जैसे आपको ऊपर दिखाया गया है कि फुल डिटेल है इसके बारे में, इसमें क्या क्या है। सब इंस्पेक्टर कॉन्फिडेंशियल, ठीक है, इसके बाद असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस मिनिस्ट्रियल, इसके बाद असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस अकाउंटेंट। ठीक है, यहाँ पर 2024 ये भर्ती का नाम है, इन सबसे है। इसमें 3 पोस्ट दिया गया है। ठीक है, जैसा कि आप सभी फर्स्ट सेकंड और थर्ड यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं। ठीक है, तो चलिए इन सबसे पहले आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर लेकर के चलते हैं, वहाँ से इसके बारे में पूरी जानकारी आपको देता हूँ। ठीक है, तो चलिए ये रहा इसकी ऑफिशियल वेबसाइट, आप लोग देख रहे हैं। यहाँ पर सबसे ऊपर में ये जो आवेदन की अंतिम तिथि है वो थोड़ा स्क्रीन छोटा है इसलिए आपको पूरा नहीं दिख रहा होगा। ये थर्ड नंबर पर जो है 921 आवेदन वाला, इसी में है पुलिस सहायक निरीक्षक लिपिक एवं पुलिस सहायक उप निरीक्षक लेखा के पदों की सीधी भर्ती 2023। ठीक है, यहाँ पर आपको जाकर के इसको क्लिक करना है। इसको क्लिक करते ही आपके सामने ये वाला पेज खुलेगा। ठीक है, इस पेज के माध्यम से आप जाकर के फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पर दिया गया है अप्लाई ऑनलाइन और यहाँ पर दिया है ओटीपी एक्टिवेशन कैंडिडेट। सबसे पहले क्या करना होगा आपको, मतलब ऑनलाइन जो अप्लाई करना है उसके लिए, फिर ओटीपी जब आप पूरा उसको कंफर्म कर लेंगे तो आपका ओटीपी आपके मोबाइल पर ओटीपी और लॉगिन आईडी आएगा। ठीक है, उसके बाद आने के बाद आप ओटीपी एक्टिवेशन करेंगे। फिर इसके बाद ओटीपी जब आपका एक्टिवेट हो जाएगा उसके बाद आपको कैंडिडेट लॉगिन करना है। इसके बाद प्रिंट मतलब आपको निकाल लेना है। ठीक है, मतलब प्रिंट एप्लीकेशन है, तो इसको करने से पहले आपको पेमेंट करना होगा। ठीक है, यहाँ इससे इसको अगर पूरी जानकारी आपको मतलब चाहिए तो यहाँ पर आप जाकर के देख सकते हैं, क्योंकि इसमें बताया गया है कि सबसे पहले क्या है कि आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन में क्या है, पर्सनल एलिजिबिलिटी एंड एजुकेशनल जो है तो उन सबको डालना होगा। ठीक है, इसके लिए चाहें तो आप लोग इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट की नोटिफिकेशन है उसको भी आप चाहें तो प्रेफर कर सकते हैं, वहाँ से जा करके आप पूरी जानकारी लेने के बाद ही इसका फॉर्म भरें तो सही से रहेगा, नहीं तो फिर आप कुछ मतलब गलत कर सकते हैं। ठीक है, और अगर नहीं आप कर पा रहे हैं तो इस वीडियो में तो पूरी जानकारी इसके बारे में बताई ही जाएगी। देखिए क्या है कि सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन के बाद आपके पास जो है लॉगिन आईडी और उसका जो है ओटीपी मिलेगा। ठीक है, एक ही ओटीपी मिलेगा वही, और एक और लॉगिन आईडी, वो आपको हमेशा के लिए वो काम करेगा। ठीक है, अब देखिए क्या है, हाँ ये है कि आप अगर संतुष्ट नहीं हैं तो आप दूसरा भी एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं, मतलब एक से अधिक बार अपना चाहें तो आप भर सकते हैं फॉर्म। देखिए उसके बाद जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे लॉगिन आईडी और पासवर्ड मिल जाएगा, तो उसके बाद आपको लॉगिन करना है। ठीक है, लॉगिन जब आप करेंगे तो ओटीपी एक्टिवेशन करना होगा आपको। ठीक है, ओटीपी एक्टिवेशन, लेकिन आप उसमें जब जैसे देखिए एक सेकंड में आपको दिखा रहा हूँ। जैसे अब मान लीजिए ओटीपी एक्टिवेशन में आप जा रहे हैं, तो ओटीपी एक्टिवेशन के लिए आपको क्या चाहिए कि सबसे पहले क्या है, यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर डालना होगा, डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, ओटीपी डालेंगे और कैप्चा कोड डाल करके आप एक्टिव कर देंगे। ठीक है, और जब जब आप इसको एक्टिव कर लेंगे उसके बाद जा करके आप फिर से इसको लॉगिन करेंगे। ठीक है, जैसे हम वहाँ पर से जब आप नेक्स्ट जैसे मैं किया था वहाँ पर आप जाएंगे तो आप लॉगिन करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको फिर से वही चीज़ डाल करके आपको इसको करके आपको लॉगिन कर देना है। और जब आप यहाँ से लॉगिन करेंगे तो उसके बाद आपका आएगा फीस पेमेंट करने के लिए, आप उसमें फीस पेमेंट करके फिर आगे बढ़ सकते हैं। वहाँ पर आपको पूरा अपना पर्सनल हर चीज़ डिटेल आपको भरना होगा। ठीक है, तो चलिए मैं थोड़ा सा होम पर आपको लेकर के चलता हूँ, कुछ बता रहा हूँ कि इसके बाद जैसे आप फीस पेमेंट कर लेंगे, यहाँ पर देखिए इसके बाद आपको फ़ोटो सिग्नेचर डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा और उसके बाद आप अपना प्रिंट एप्लीकेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आपको इसके जो अप्लाई ऑनलाइन है उस वहाँ पर लेकर के पूरी चलिए आपको दिखाते हैं।
देखिए इसमें प्राइमरी स्टेज दिया गया है, इसमें व्यक्तिगत पर्सनल डिटेल आपको भरना है। इसमें क्या करना है, आपको अपना नाम डालना है, ठीक ना। नाम का यहाँ पर आवेदक का पहला नाम यानी फर्स्ट नाम आपका जो है उसको आप डालेंगे। यहाँ पर अगर आपका लास्ट नेम है तो लास्ट नाम आप डालिए, अगर नहीं है तो मत डालिए। आवेदक का आपको पूरा नाम फिर से जो यहाँ पर आपका मान लीजिए फर्स्ट नेम और लास्ट नेम भी है तो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दोनों डालना है। अगर मान लीजिए कोई है जैसे किसी के नाम में फर्स्ट नेम मिडिल नेम और लास्ट नेम आता है तो आप इसमें फर्स्ट नेम और मिडिल नेम इसमें डाल सकते हैं और लास्ट नेम आप चाहें तो इसमें डाल दीजिए, ठीक है। लास्ट नेम इसमें डालना ही है आपको। और यहाँ पर जो है पूरा नाम आप डालेंगे, यहाँ डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, यहाँ पर पिता का नाम, यहाँ माता का नाम, यहाँ पर आपको जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, ठीक ना, यानी लिंग। यहाँ मोबाइल नंबर अपना डालना है, यहाँ पर मोबाइल नंबर को आपको कंफर्म कर लेना है। यहाँ आधार नंबर मतलब अनिवार्य नहीं है, ऐच्छिक है, आप चाहें तो डालें या न चाहें तो मत डालें, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर ईमेल आईडी आपको डालना है, यहाँ पर भी ईमेल आईडी डाल करके आपको उसको पुष्टि कर लेना है यानी कंफर्म कर लेना है। यहाँ पर आपको नेशनलिटी है तो आपको इंडियन ही करना पड़ेगा, ठीक है, तो आप जैसे इंडियन कर लिए। इसके बाद क्या है कि अदर इन्फॉर्मेशन आपको क्या देना है, क्या आप उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं। अगर आप जैसे यस करते हैं, ठीक है, तो आप अब देखिए अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं तो भी आपको कुछ लाभ मिलेगा। जैसे क्या है कि जैसे आप EWS रेडी से आते हैं या फिर आपको कुछ छूट प्राप्त है कि नहीं, इससे पूछ रहा है, यानी ST SC मतलब EWS या OBC या किसी से आते हैं। अगर यस करेंगे तो फिर आपको सब कुछ भरना पड़ेगा। जैसे मैं एक बार आपको दिखा रहा हूँ, जैसे यस किया आप तो इसमें आपको पूछेगा कि मूल निवास प्रमाण पत्र के निर्गत करने वाला उत्तर प्रदेश का राज्य प्राधिकारी का नाम आपको बताना है कि कौन से प्राधिकारी का है, यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। उसमें क्या है कि आपका जो सर्टिफिकेट रहेगा उसमें लिखा रहता है कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के द्वारा किया गया है, इसमें कि एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के सब डिविजनल मजिस्ट्रेट या तहसीलदार, ज़्यादातर तहसीलदार का ही होता है, तो आप लोग तहसीलदार इसमें जो भी आपका हो तो उसमें आप कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या है कि मूल निवास पत्र उसमें डेट जो मूल निवास पत्र है वो कब बना है उसका डेट आपको डालना है। उसके बाद निवास जो है निवास का क्रमांक संख्या उसमें रहता है, सीरियल नंबर, उसको आपको डालना है। ध्यान रखिएगा यहाँ वहाँ सीरियल नंबर ही आपको डालना है, ठीक ना। उसके बाद क्या है कि होम डिस्ट्रिक्ट आपका कौन सा है उसको आप यहाँ से जाकर के सिलेक्ट कर लेंगे, जो भी आपकी डिस्ट्रिक्ट हो उसको, ठीक ना। इसके बाद यहाँ से जो कैटेगरी है आप इसमें से कैटेगरी करेंगे। अब यहाँ पर जब आप कैटेगरी अपना सेलेक्ट करेंगे, जैसे मान लीजिए आप जनरल कर लिए तब तो कोई बात नहीं, लेकिन आप जैसे EWS करेंगे तो फिर से आपको ये सब भरना पड़ेगा। EWS का कौन जारी किया है इन सब के लिए, ठीक है। ऐसे ही जैसे मान लीजिए आप OBC या ST SC करते हैं तो इन सब के लिए जो है तो वो सब भरना पड़ेगा। लेकिन आप मान लीजिए अगर ऊपर ही आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी अगर नहीं है तो ये सब भरने नहीं है, ठीक है। जैसे अपनों अगर करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आपको अपने जो स्टेट है उसको कर लेना है। जैसे मान लीजिए कोई कहीं का भी है तो अगर कोई भी एक स्टेट आपको डाल लेना है इसमें, ठीक है, नो करके। इसके बाद जो आपका कैटेगरी होगा तो इसके बाद ऑटोमेटिक आप अगर दूसरे स्टेट से हैं तो जनरल में ही जाएगा, ठीक है। इसके लिए कोई वो भरना है ये नहीं है, ठीक है। और एक सेकंड, हाँ ठीक है। इसके बाद क्या है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आपको भरना है। तो इसमें हाई स्कूल 10th या SSC, ठीक ना। तो इसके लिए क्या है बोर्ड का नाम आपको भरना होगा या यूनिवर्सिटी से, अगर कोई कर रहा है तो यूनिवर्सिटी का नाम डालेगा, नहीं तो बोर्ड का नाम, ठीक है। उत्तीर्ण वर्ष यहाँ पर आपको डालना है, यहाँ परिणाम की स्थिति यानी पास है फेल है उसको डालना होगा, जो पास होगा वही कर पाएगा, ठीक है। इसके बाद रोल नंबर आपको डालना है और यहाँ पर सर्टिफिकेट या मार्कशीट या सीरियल नंबर, यानी ध्यान रखिएगा आप कि आप जो अंक पत्र क्रमांक जो है उसको डालेंगे, मार्कशीट सीरियल नंबर या फिर सर्टिफिकेट नंबर, ठीक ना। सर्टिफिकेट नंबर या फिर मार्कशीट सीरियल नंबर, दो में से कोई एक ही आप डालिए, ठीक ना, वो जरूरी नहीं है कि आप दोनों डालें। तो इसमें एक नंबर कोई भी आप उसमें चाहें तो डाल सकते हैं, मतलब आपको डालना ही पड़ेगा उसमें से कोई एक, ठीक है। इसके बाद यहाँ से भी आप इसमें भी जाएंगे तो इसमें भी आपको पास करके जो भी है उसका भी करना है। ग्रेजुएशन या इक्विवेलेंट, ध्यान रखिए वहाँ पर आपको तीन वो दिया गया था कि मतलब 3 फॉर्म भरने के लिए, तो सबके लिए अलग अलग है क्वालिफिकेशन। तो आप जैसे मान लीजिए बैचलर डिग्री इन कॉमर्स, अगर आप बैचलर डिग्री इन कॉमर्स में है तो आपका जो इसमें अकाउंटेंट के लिए था तो वो बैचलर डिग्री इन कॉमर्स वाले ही उसमें अकाउंटेंट वाला कर सकते हैं, ठीक है। तो आप वो करेंगे, या फिर बैचलर डिग्री इन कॉमर्स रिकॉग्नाइज बाई यूनिवर्सिटी, ठीक ना, या फिर एनी अदर बैचलर डिग्री, यानी आप कोई और बैचलर डिग्री कर रहे हैं, या फिर अदर इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन टू बैचलर डिग्री रिकॉग्नाइज्ड गवर्नमेंट मतलब यूनिवर्सिटी, वो चीज़ दिया गया है। तो आप मतलब जैसे कोई दूसरा आप बैचलर डिग्री किए हैं तो आप उसको कर सकते हैं।
इसको आप करेंगे तो कौन सा आप बैचलर डिग्री आपने किया है उसको डालेंगे। जैसे मान लीजिए कोई बीएससी किया है तो यहाँ पर आप बीएससी डाल सकते हैं, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, जैसे बीएससी आप डाल करके आप जाएंगे, आप यहाँ पर एक सेकेंड है, इनवैलिड फॉर्मेट, इसको आपको कैसे डालना होगा, बैचलर डिग्री इन कॉमर्स, बैचलर डिग्री इन हाँ, जैसे आप बीएससी आप डायरेक्ट भी डालेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक ना। तो आप चाहें तो डायरेक्ट आप डाल सकते हैं, मतलब डॉट वॉट उसमें नहीं डालना है। यानी बैचलर डिग्री आप साइंस आप डाल सकते हैं यहाँ पर, ठीक ना। बैचलर डिग्री आप साइंस चाहें पूरा लिखें या फिर बीएससी आप चाहें तो डाल सकते हैं। जैसे आप जैसे कोई फिजिक्स से कर रहा है बीएससी या फिर कुछ किसी से, तो वो डाल सकता है, ठीक है। यानी आप चाहे अदर इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन इसके समकक्ष कोई है तो उसको करिए, या फिर कोई बैचलर डिग्री है तो आप डायरेक्ट बैचलर डिग्री करिए। बैचलर डिग्री जैसे आप देखिए समकक्ष में आप क्या करेंगे, जैसे समकक्ष में है, जैसे आपका जो क्या कहते हैं, जैसे इंजीनियरिंग कोई किया है, ठीक है, तो उसको इसके समकक्ष माना जाएगा। लेकिन अगर बैचलर डिग्री आपका जो है बीए बीएससी, तो ये सब जो है तो इसमें एनी अदर बैचलर डिग्री आप इसको डाल करके बीएससी आप डाल सकते हैं, ठीक है। जैसे बीएससी आप बीएससी आप कर देंगे, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पर यूनिवर्सिटी का नाम आपको डालना है, ठीक है। इसके बाद इसमें भी सेम वही हर चीज़ डालना है। इसके बाद क्या है कि पीजी डिप्लोमा इन अकाउंटेंसी इक्विवेलेंट, तो अगर आप किए हैं तो ठीक है, अगर नहीं किए हैं तो जरूरी नहीं है, ठीक है। ये क्योंकि इसको आपको भरना अनिवार्य नहीं है, तो इसको आप चाहें तो छोड़ सकते हैं। इसके बाद इसमें जो नेक्स्ट दिया गया है ओ लेवल सर्टिफिकेट फ्रॉम द NIELIT, यानी फॉर्मल जो इसमें दिया गया है, तो उसके द्वारा या फिर इसके इक्विवेलेंट कोई भी जो रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी मतलब गवर्नमेंट के द्वारा जो जिसे मतलब किया गया हो, तो उसको आप कर सकते हैं। यानी अब देखिए यहाँ पर आप अगर ओ लेवल किए हैं तो ओ लेवल करेंगे, अगर नहीं किए हैं तो अदर इक्विवेलेंट करेंगे। अदर इक्विवेलेंट किए हैं तो आपको डालना पड़ेगा कि भाई कौन सी यूनिवर्सिटी से आप किए हैं, क्या है उसके बारे में हर चीज़ डालना होगा, क्योंकि इसका फिर आपको जो है तो नेक्स्ट आगे चल करके आपको सब मार्कशीट ये सब आपको पीडीएफ फॉर्म में अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए पद की वरीयता जो है, तो इसमें क्या है कि यहाँ पर आप किस पद को फर्स्ट प्रेफरेंस आप देना चाहते हैं। तो मैं तो चाहूँगा कि अगर इसको आप यहाँ प्रेफरेंस अगर भरना चाह रहे हैं तो सबसे पहले आप नोटिफिकेशन को पूरी तरह से अच्छी तरीके से पढ़ लें, क्योंकि आप जिसके भी एलिजिबल होंगे तभी आप उसको भर सकते हैं। अगर जिसके आप एलिजिबल नहीं हैं तो फिर क्या करेंगे, उसको फर्स्ट प्रेफरेंस दे करके। जैसे देखिए इसमें क्या है कि सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस कॉन्फिडेंशियल, ठीक है, और सेकंड नंबर पर दिया है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस मिनिस्ट्रियल। अब जो इसके लिए एलिजिबल है वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है, तो वो फर्स्ट में डाल करके करेगा क्या। तो मतलब जैसे मैं अपना अगर करूं तो इसमें क्या है कि एएसआई के लिए मतलब मैं कर सकता हूं। चलिए सबसे आपको यहाँ पर जैसे मैं दिखा देता हूं कि सबके लिए क्वालिफिकेशन क्या है, क्योंकि क्वालिफिकेशन अगर आपको पता है तभी आप कर सकते हैं, ठीक है। और अगर नहीं पता है इसके बारे में तो फिर आप करने से आपका क्या मतलब, आप कैसे किसी भी तरीके से आप कर ही नहीं सकते। जैसे देखिए कि पुलिस उप निरीक्षक गोपनीय पद के लिए आपके पास क्या चाहिए, यानी जो इसमें मैं आपको दिखाऊं तो सबसे फर्स्ट नंबर में इसमें जो यहाँ पर दिया गया था सबसे फर्स्ट वाला, यानी सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस, ठीक ना। अब सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस के लिए जो एलिजिबल है, एलिजिबिलिटी, एक सेकेंड, हाँ ठीक है। देखिए अब इसके लिए सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस के लिए जो एलिजिबिलिटी है, तो आप उसमें जाकर के यहाँ से आप पहले इसको चेक कर लीजिए, मतलब शैक्षणिक अर्हता में कि इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है, आप इसके लिए एलिजिबल हैं या नहीं, ये तो देखिए। यानी इसके लिए क्या है कि आपको क्या है कि मतलब स्नातक की उपाधि आपको प्राप्त करना होगा, ये चीज़ तो ठीक है, ये तो किए होंगे। इसके बाद क्या है कि आपको कम से कम 25 मिनट मतलब 25 शब्द प्रति मिनट की गति से हिंदी में आपको टाइपिंग बनना चाहिए, तथा कम से कम 30 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से आपको इंग्लिश बनना चाहिए। अगर ये बनता है तभी आप भरिए, नहीं तो फिर आपको भरने से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। और या फिर क्या है न्यूनतम, हाँ ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है, ये थर्ड, तीसरा नंबर आपसे क्या बनना चाहिए, तीसरा नंबर है कि न्यूनतम 80 शब्द प्रति मिनट की गति से हिंदी आशुलिपि श्रुत लेख, ठीक है, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा अवधारित शुद्धता के आधार पर अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया जाएगा। इसके बाद क्या है घ नंबर पर, इसमें दिया गया है कि भारत सरकार के राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान से ओ लेवल या उसके समकक्ष
जो है अर्हता आपको प्राप्त करना है। तो यहाँ मान लीजिए अगर इसमें से आप कोई 2 कर रहे हैं लेकिन तीसरा नहीं हो पा रहा है, या फिर 3 कर रहे हैं चौथा नहीं हो पा रहा है, तो फिर आप इसको नहीं भर सकते, ठीक है। इसको भरने के लिए आपके लिए क्या है कि आपको चारों अनिवार्य है करना। अब जैसे इसमें क्या है कि पुलिस सहायक उप निरीक्षक पद के लिए क्या है, इसके लिए है कि पहली बात तो आपको स्नातक की उपाधि प्राप्त करना चाहिए, ये तो ठीक चल रहा है, लेकिन यहाँ पर कम से कम 25 वर्ड प्रति मिनट से हिंदी में आपको टाइपिंग करना है। मान लीजिए ये भी बन जा रहा है, ठीक है, क्योंकि इन दोनों में एज सेम दिया, लेकिन एज जो दिया है न्यूनतम 80 शब्द प्रति मिनट की गति से हिंदी आशुलिपिक श्रुतिलेख, ये सबसे नहीं बन सकता, ठीक है। तो इसके लिए अगर ये नहीं बन रहा है तो फिर आप इसको नहीं भर सकते हैं, ठीक ना। आप इसको भरेंगे भी तो आप उसके तो एलिजिबल होंगे नहीं, आप तो इसी के एलिजिबल रहेंगे, तो फिर आप इसी को ही करिएगा, ठीक है। जो जिससे आप एलिजिबल हो, आप लोग पूरा नोटिफिकेशन पढ़ ले, उसके लिए अर्हता क्या है उसको पढ़ने के बाद ही इसको करें, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है कि ग नंबर क्या दिया है, इसमें ओ लेवल पर चाहिए या उसके समकक्ष में, तो इसमें अब इसी के आधार पर मैं किया। और तीसरा क्या है कि पुलिस सहायक उप निरीक्षक पद के लिए क्या है कि इसमें जो दिया है कम से कम मतलब 15 शब्द प्रति मिनट हिंदी में चाहिए। और इसके बाद क्या है कि पहली बात तो इसमें स्नातक की उपाधि वाणिज्य में, यानी आप कर सकते हैं कॉमर्स में, आपको अगर किए हैं तभी आप कर सकते हैं, नहीं तो इसका फॉर्म आप नहीं भर सकते, यानी इसके लिए आप एलिजिबल नहीं है, ठीक ना। आप फॉर्म भरेंगे लेकिन इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे, तो फिर आपको वहाँ से रिजेक्ट कर दिया जाएगा आपका आवेदन, ठीक है। आपका सिलेक्शन होने के बाद भी आप वहाँ से रिजेक्ट हो सकते हैं, तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। इसके बाद यहाँ पर दिया गया है कि ओ लेवल जो है, तो ओ लेवल तीनों के लिए है, यानी ओ लेवल जो किया है वही इसको कर सकता है, नहीं तो नहीं कर सकता है। यानी ओ लेवल का मतलब आप DCA किए हैं, PGDCA कोई भी अगर किए हैं तो भी आप कर सकते हैं। इसके द्वारा जो मतलब इसी में नोटिफिकेशन में नीचे बताया गया है कि आप लोग कौन कौन से इसमें एलिजिबल के लिए आप कौन कौन सी डिग्री कर सकते हैं, ओ लेवल के समकक्ष कौन कौन सी डिग्रियां हैं, उसमें अगर आप कुछ भी किए हैं तो आप इसके एलिजिबल होंगे। यहाँ पर दिया गया आवेदन करते समय अभ्यर्थी से अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता धारित करनी चाहिए और उसकी अंक तालिका अथवा प्रमाण पत्र तत्समय उनके पास उपलब्ध होना चाहिए, ठीक ना। अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता है तो परीक्षा में सम्मिलित हुए अथवा सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थी पात्र नहीं होंगे, ठीक है। यानी और इसके बाद क्या दिया गया है कि आवेदन पत्र में प्रदर्शित शैक्षणिक अर्हता समकक्ष में सिद्ध करने के लिए अभिलेख साक्ष्य प्रस्तुत करने का दायित्व अभ्यर्थी का होगा। इस संबंध में बोर्ड का निर्णय अंतिम होगा, ठीक है। यानी ओ लेवल के समकक्ष विषय के शासन अदृष्ट 3 पर, परिशिष्ट 3 पर आपको यहाँ पर दिया गया है, तो आप लोग उसको देख लीजिएगा कि मतलब परिशिष्ट 3 में मतलब क्या क्या चीज़ दिया गया है। और इसमें आयु जो है, आयु की गणना कैसे की जाएगी, ये सब दिया गया है। तो चलिए मैं आपको पहले बता रहा था फॉर्म के बारे में, तो यहाँ पर आप उसको भरिएगा। तो मेरा जैसे देखिए यहाँ पर सब इंस्पेक्टर के लिए मैं भर सकता हूँ, उसके लिए फर्स्ट के लिए मैं एलिजिबल नहीं है तो मैं इसको नहीं कर सकता। अब इसके बाद क्या है कि मैं मान लीजिए अब बैचलर डिग्री मेरा है, कॉमर्स तो है नहीं, तो मैं कॉमर्स वाला कर नहीं सकता। अब मैं सेकेंड के लिए इसको करूँगा कि अगर हो गया तो इसमें हो जाए, नहीं तो फिर ज़रूरत नहीं है इसका, ठीक है। अब अगर जैसे ही आप इस पर जाएंगे करने के लिए तो मतलब सब इंस्पेक्टर के लिए, तो आप क्या आप आशुलिपि जानते हैं, यस या नो करेंगे। अगर आप नो करते हैं तो यहाँ पर ऊपर पॉपअप खुल के आ जाता है, मैं आपको एक सेकंड दिखाने का प्रयास करूँगा, नहीं हो पा रहा है। यहाँ पर ऊपर आ जाता है यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट, ठीक ना, कॉन्फिडेंशियल मस्ट अबाउट द शॉर्ट हैंड राइटिंग, यानी आप आशुलिपि आपको जानते होंगे तभी आप इसको इसको भर सकते हैं, नहीं तो फिर आप इसका नहीं भर सकते, ठीक है। तो आपको इसमें आप सेकंड के लिए आप नो करेंगे, ठीक है। अब देखिए इसके बाद क्या है प्रेफरेंस क्वालिफिकेशन। प्रेफरेंस क्वालिफिकेशन में क्या है कि आप क्या आपने जो इसमें उच्च प्रमाणिक या सरकार द्वारा प्राप्त कंप्यूटर एप्लीकेशन स्नातक उपाधि से अर्हता प्राप्त किया है, तो यानी आपको बताना है कि इसमें कि आप बैचलर डिग्री इन कंप्यूटर एप्लीकेशन टेक्नोलॉजी या इसमें किए हैं या नहीं। अगर आप किए हैं तो यस करिए, नहीं तो नो करिए। क्या आपके पास विश्वविद्यालय UGC द्वारा अपमानित किसी महाविद्यालय से कानूनी स्नातक की डिग्री है, आप यस कर सकते हैं, करेंगे ही। क्या आपके पास विश्वविद्यालय द्वारा UGC द्वारा मान्य किसी संस्थान या महाविद्यालय या विश्वविद्यालय से कानून में, अच्छा हाँ ध्यान रखिए यहाँ कानून में लॉ के बारे में पूछ रहा है, अगर लॉ के बारे में होगी तभी आप करिएगा, नहीं तो इसको न करिएगा, ठीक है। नो कर देना है इसमें, क्योंकि जो लॉ वाले होंगे वही उसको यस करेंगे। इसके बाद क्या दिया है, क्या आपने प्रादेशिक सेना में कम से कम 2 वर्ष की सेवा की है, तो इसमें जैसे मैं तो नहीं किया हूँ तो इसलिए नो करूँगा, ठीक है। आप NCC के जो दिया गया है कि आप क्या NCC में जो है वो सर्टिफिकेट B के होल्डर हैं,
तो यस या नो करेंगे तो यानी नो, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पर एड्रेस आपको पूरा भरना है। इसमें अपना पत्राचार का फर्स्ट एड्रेस है, यानी आपका जो विलेज पोस्ट होगा उसको डाल दीजिए। सेकंड डालना अनिवार्य नहीं है, अगर सेकंड कोई है तो आप डालेंगे, नहीं है तो कोई बात नहीं है, ठीक है। यहाँ गाँव कस्बा विलेज जो है उसको डाल लेंगे, सिटी का नाम। अगर कोई शहर में रहता है तो सिटी डाल दीजिए, अगर कोई गाँव का है तो गाँव डालेगा, ठीक है। इसके बाद क्या है कि यहाँ पर आपको दिया गया है कि मान लीजिए किस आप स्टेट कौन सा है, स्टेट आप डालेंगे। तो जो जो स्टेट होगा उसको करके यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट डालेंगे, यहाँ पिन कोड डालेंगे, ठीक है। अब देखिए इसको अगर आपका सेम है तो यहाँ पर सेम कर देंगे, अगर डिफरेंट है तो यहाँ पर इसको अलग से आप डालेंगे, ठीक है। इसके बाद करके आप प्रीव्यू एंड सबमिट पर आप जाएंगे। यहाँ से सबमिट करने के बाद जैसे ही आप यहाँ सबमिट करेंगे तो आपके जो मोबाइल नंबर है या ईमेल आईडी उस पर आपका पूरा खुल करके आ जाएगा, मतलब आपकी लॉगिन आईडी और पासवर्ड आपको वहाँ से प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। और स्क्रीन पर आपको लॉगिन आईडी दिखेगा, लेकिन पासवर्ड आपको मोबाइल नंबर पर से मिलेगा, ठीक है। अब इन सब के बारे में तो मैं आपको बता दिया, लेकिन इसके लिए मेन आपको जरूरी क्या है वो तो मैं आपको रजिस्ट्रेशन बताया कि आप रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं। और हाँ, उसके बाद अगर आपको लॉगिन आईडी पासवर्ड मिल जाता है तो फिर आप को मैं जो शुरुआत में बताया था कि आप इसको कैसे जा करके क्या कर सकते हैं, तो आप लोग वहाँ से जा करके उसको कर लीजिएगा। जैसे मैं बैक करके आपको दिखाने का एक बार प्रयास करूँगा। जैसे देखिए यहाँ पर अगर आप कर लेते हैं, जैसे आपका वो मिल गया तो लॉगिन कर लीजिएगा। लॉगिन करने के बाद ओटीपी एक्टिवेशन हो जाएगा, उसके बाद आपको पेमेंट कर देना है, फिर फोटो सिग्नेचर और जो डॉक्यूमेंट है उसको अपलोड करेंगे और फिर आप प्रिंट लेंगे। लेकिन इन सबसे करने से पहले आपको कुछ चीज़ें इसमें जानना जरूरी है, तभी आप फॉर्म इसको भरिएगा, नहीं तो फिर आप फॉर्म भरने से आपका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। क्योंकि आप इसके एलिजिबल ही नहीं रहेंगे तो फॉर्म भरेंगे किस लिए। देखिए इसमें सबसे पहला जो दिया गया है पुलिस उप निरीक्षक समूह ग के लिए, इसका जो पदों की संख्या दिया गया है 268 दिया गया है। जो एएसआई है उसके लिए कितना है 449, यानी ये जो दिया गया है मिनिस्ट्रियल के लिए है। और ये जो लेखा अकाउंटेंट के लिए है 204। इन सबको मिलाकर के 921 पूरे पोस्ट हुए हैं। इसमें ये सब का दिया गया है कि मतलब जो जनरल के लिए है यानी उसका 114 है, और ईडब्ल्यूएस के लिए यानी एक गोपनीय के लिए है, यानी फर्स्ट वाला जो एसआई के लिए है उसके लिए है। पूरी इसमें जो है 268 पोस्ट है, ठीक। आगे चलिए पुलिस सहायक उप निरीक्षक, सॉरी, ठीक ना। पुलिस सहायक उप निरीक्षक लिपिक, यहाँ पर अनारक्षित के लिए जो दिया है यह है 186, ईडब्ल्यूएस के लिए 43, ओबीसी के लिए 120, और जो आपका एससी के लिए है 93 और एसटी के लिए है 7, ठीक है। यानी 449 पूरा पोस्ट दिया गया है। और ये जो लेखा के लिए है ऐसे इसमें दिया गया है, ठीक है। इन सबको करने के बाद आपको यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मिलेगा उत्तर प्रदेश पुलिस मतलब एएसआई एएसआई और जो एएसआई अकाउंटेंट है पदों की भर्ती है। पुलिस एवं महिला अभ्यर्थी मतलब दोनों प्राप्त मतलब इसके लिए पात्र होंगे। और किसी भी समय रिक्तियों की संख्या परिवर्तित की जा सकती है, यानी भर्ती किसी भी समय भर्ती के किसी स्तर पर बिना कोई कारण बताए निरस्त किया जा सकता है। इसमें डायरेक्ट लिखा गया है कि भर्ती किसी भी समय या भर्ती के किसी स्तर पर बिना कोई कारण बताए निरस्त किया जा सकता है, ठीक है। इसके बाद इसका जो फीस है सबके लिए 400 रुपये है। और आवेदन भरने का डेट जो दिया है वो 7 जनवरी से स्टार्ट हो चुका है, 28 जनवरी तक चलेगा। और शुल्क लास्ट डेट करने के यानी संशोधन करने की अंतिम तिथि जो है तो आपकी मतलब होगी 30 तक, ठीक है। आवेदन की इसमें जो शुल्क है वो मैं बताया 400 रुपये है। रहता क्या है कि आपको पहली बात तो राष्ट्रीयता आप होने चाहिए, ठीक ना। आपकी राष्ट्रीयता जो है कहाँ तो अभ्यर्थी भारत का नागरिक हो, या फिर इसमें जो दिया गया है शरणार्थी स्थायी निवास परिजन और इससे पूर्व भारत आया हो, ये सब दिया गया है। तो इसको आप देख सकते हैं। इसके बाद शैक्षणिक अर्हता जो है तो ये सब के लिए अलग अलग दिया गया है। तो इसको भी आप चाहें तो एक बार आसानी से पढ़ सकेंगे। मैं वीडियो में बता चुका हूँ पहले भी कि उसका फॉर्म भरने के टाइम पर कि उसमें आपको मतलब क्या क्या जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ से आगे चलते हैं। आगे आयु के बारे में दिया गया है कि आयु की गणना जो है वो 1/7/2023 को 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर लिया हो, यानी 1/7/2023 से आपकी आयु की गणना की जाएगी। यानी 21 वर्ष अगर आप पूर्ण हो चुके हैं तो फिर आप इसका फॉर्म भर सकते हैं, और 28 वर्ष से कम है तभी आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। उससे अधिक वाले या उससे कम वाले नहीं भर सकते, ठीक है। यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ यानी दिया गया है कि 1/7/1995 से 1/7/2002 के बाद का न हुआ हो, यानी उसी के बीच वाले इसका फॉर्म भर सकते हैं। परंतु ओबीसी के लिए जनजाति एससी अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों
के लिए अधिकतम आयु सीमा में छूट एतदर्थ प्रबृत्ति शासन के जो उसमें प्रावधान है उसके अनुसार कुछ उनको छूट मिलेगी। ठीक है। चरित्र के लिए क्या है कि अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए कि वह सरकारी सेवा में सेवा योजना के लिए सभी प्रकार के उपयुक्त हो सके। उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा इस संबंध में अपना समाधान किया जाएगा। टिप्पणी इसमें लिया गया है कि यानी आप कोई भी आपके ऊपर दोष सिद्ध नहीं होना चाहिए। वैवाहिक स्थिति के बारे में है, ऐसा पुरुष अभ्यर्थी पात्र नहीं होगा जिसके एक से अधिक पत्नियां जीवित हो। मतलब अगर कोई एक पत्नी वाला है तो वो तो कर सकता है, लेकिन एक से अधिक वाले नहीं कर सकते। ठीक है। ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र नहीं होगी जिसे ऐसे पुरुष से विवाह किया हो जिसकी पूर्व में एक पत्नी जीवित हो। ठीक है। परंतु सरकार किसी भी व्यक्ति को इस नियम में परिवर्तन की छूट दे सकती है यदि उसका समाधान हो जाए कि ऐसा करने के लिए विशेष कारण विद्यमान है। यहाँ पर टिप्पणी दिया गया है, ठीक ना, कि कैसे कैसे क्या है तो उसके बारे में आप देख सकते हैं। अब मेन चीज़ है शारीरिक स्वस्थता के बारे में कि शारीरिक स्वच्छता क्या है। किसी अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक कि मानसिक एवं शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा न हो। वह किसी ऐसे शारीरिक दोष से युक्त न हो जिससे अपने कर्तव्यों या दक्षतापूर्ण पालन करने की बाधा पड़ने की संभावना हो। किसी अभ्यर्थी को नियुक्त के लिए अंतिम रूप से अनुमोदन किए जाने के पूर्व उससे यह अपेक्षा की जाएगी कि वह चिकित्सा बोर्ड से परीक्षण में सफल हो जाए। यानी इसमें तो आपका जो फिजिकल है तो वो तो होगा ही, फिजिकल और मेडिकल तो उसमें पता ही हो जाता है। ठीक है। भर्ती प्रक्रिया जो दिया गया है, तो भर्ती प्रक्रिया क्या है कि आप लोग यहाँ से जाकर के भर सकते हैं। ऑनलाइन लिखित परीक्षा होगी इसकी। ठीक है। यानी ऑनलाइन लिखित परीक्षा का मतलब आपको इसका जो पेपर होगा ऑनलाइन होगा। ठीक है। ऐसे अभ्यर्थी जिनके आवेदन सही पाए जाते हैं उनमें 400 अंक की ऑनलाइन लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जाएगी। इनमें कुल 200 प्रश्न होंगे तथा समय की अवधि जो रहेगी वो मतलब 2.5 घंटे होगी। ठीक है। इस लिखित परीक्षा में निम्नलिखित 4 विषय होंगे। ध्यान रखिएगा, ये सबके लिए है। ठीक है। इसमें क्या दिया गया है कि इसमें जो 400 अंक के प्रश्न होंगे, 200 यानी हर क्वेश्चन के लिए 2 अंक निर्धारित किया जाएगा। अब किससे क्या है, हिंदी और कंप्यूटर को मिला करके 100 अंक रहेगा। बहुत बेसिक से क्वेश्चन रहते हैं, बहुत कठिन नहीं रहते। आप लोग चाहें तो इसका फिर मैं प्रीवियस ईयर पेपर भी आपको मैं बता सकता हूँ, उसका हल करवा दूंगा। ठीक ना। इसके बाद सामान्य जानकारी और सामुदायिक विषय मतलब करंट अफेयर से संबंधित रहेगा। ये क्या है, ये भी 50-50 के यानी 50-50 25-25 क्वेश्चन दोनों के होते हैं, यानी 50 अंक के 50-50 अंक के ऐसे जो दिया गया है सबका होगा। ठीक है ना। संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता के लिए 100 अंक और मानसिक अभिरुचि परीक्षा और तार्किक परीक्षा के लिए 100 अंक, इसमें जो भी है वो दिया रहेगा। इसके बाद क्या है, लिखित परीक्षा में प्रत्येक विषय में 35% अंक या कुल 40% अंक प्राप्त करने में विफल होने वाले अभ्यर्थियों के लिए पात्र नहीं होंगे। यानी आप 35% प्रत्येक विषय में और कुल 40% है सब विषय में मिला करके, यानी इसमें जो सब्जेक्ट आपको दिए गए हैं सब में 35% आपको प्राप्त करना अनिवार्य है। प्रत्येक विषय में 35% आपका होना चाहिए। ठीक है। तभी आप इसके लिए एलिजिबल होंगे और सभी को मिला करके 40% आपकी वो बननी चाहिए। ठीक है। इसमें जो दिया गया है डायरेक्ट है। और इसके बाद क्या है कि यदि कोई प्रश्न या उसका उत्तर विकल्प त्रुटिपूर्ण पाए जाते हैं तो ऐसे प्रश्नों को निरस्त कर दिया जाएगा और उन निरस्त प्रश्नों के अंकों का वितरण माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में रिच याचिका पवन कुमार अग्रहरी बनाम उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में स्थापित व्यवस्था के अनुसार निम्न सूत्रों के अनुरूप किया जाएगा। उसमें सूत्र क्या दिया गया है कि सूत्र सही उत्तर उस भाग में अंक निर्धारित अंकों की संख्या, तो इसके बारे में इसमें दिया गया है। ठीक है। इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे होता है इसके बारे में यहाँ पर दिया गया है कि आपका जो डॉक्यूमेंट है उसको वेरिफिकेशन कैसे किया जाएगा। तो जैसे आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ठीक है। यानी लिखित परीक्षा में सफल पाए जाने वाले अभ्यर्थियों से अभिलेख की समीक्षा एवं शारीरिक मानव परीक्षण में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जाएगी। कुल रिक्तियों की संख्या को दृष्टिगत रखते हुए बोर्ड द्वारा योग्यता के आधार पर एवं राज्य की आरक्षण नीति के अनुसार इस परीक्षण के लिए बुलाए जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या का विनिश्चय किया जाएगा। यानी आपका जो दिया गया है तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है तो जैसे आप सेलेक्ट तो हो जाएंगे, पेपर आपका हो जाएगा, उसके बाद ही आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएंगे, फिर आपका शारीरिक मानक परीक्षण होगा। ठीक है। अब अभिलेखों का यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे होगा, मतलब उसमें क्या क्या करना होगा। तो लिखित परीक्षा में अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त कुल अंकों के आधार पर राज्य की आरक्षण नीति के अनुसार एक श्रेष्ठता सूची तैयार की जाएगी। ठीक है। यानी जो आप पेपर करेंगे उसके बाद जो
आपकी जो श्रेष्ठता सूची है उसको तैयार की जाएगी। इस श्रेष्ठता सूची में स्थान पाने वाले अभ्यर्थी को पात्रता, आयु में शिथिलता, अभ्यर्थी द्वारा अपनी आरक्षण श्रेणी के दावे की पुष्टि के लिए अभिलेखी प्रमाण पत्र अनिवार्य एवं अधिगामी अर्हता आदि के संबंध में सुसंगत अभिलेखों के साथ अभिलेख की समीक्षा, शारीरिक मानक परीक्षण दल के समकक्ष उनके अभिलेखों की समीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षण के लिए बुलाया जाएगा। ठीक ना। इसके लिए क्या है कि आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना होगा और शारीरिक और मानक परीक्षण किया जाएगा। इसके संबंध में बोर्ड की वेबसाइट पर जो सूचना है वो प्रदर्शित की जाएगी। वह अभ्यर्थी अपना प्रवेश पत्र बोर्ड की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकेंगे। यहाँ पर आपका प्रवेश पत्र जो है तो उसके वेबसाइट से आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद जो दिया गया है कि जो आप उसमें डॉक्यूमेंट जो आप डाले हैं तो वो चीज़ आपका मूल अभिलेख होना चाहिए। ठीक ना। अभिलेख से मूल अभिलेख से मिलान किया जाएगा। अभिलेखों के दौरान प्रस्तुत किए गए मूल प्रमाण पत्र यदि निर्धारित योग्यता शासन के अनुरूप नहीं पाए जाते तो उन्हें स्वीकार नहीं किया जाएगा। ठीक ना। अब जैसे मान लीजिए आपका पेपर हो गया, अगर आपका डॉक्यूमेंट में कोई अगर कमी पाई जाती है जो आप भरे हैं तो फिर आप नहीं कर सकते। ठीक है। समीक्षा के दौरान समीक्षा के पश्चात किसी भी समय किसी भी अभिलेख को छल साधित, गलत या कुटरचित पाए जाने की दशा में आवेदक का अभ्यर्थन बोर्ड द्वारा निरस्त कर दिया जाएगा। वह आवश्यक के अनुसार अभ्यर्थी के विरुद्ध विधि के अनुरूप कार्रवाई भी की जाएगी। यानी आपका जो है उसको निरस्त ही नहीं किया जाएगा, निरस्त करने के साथ ही आपका जो है आपके ऊपर कार्रवाई भी की जा सकती है, यानी की जाएगी। इसमें डायरेक्ट लिखा हुआ है। इसके बाद क्या है कि फिजिकल स्टैंडर्ड आपका क्या होगा। ठीक ना। शारीरिक मानक परीक्षण उसके लिए जो पुरुष के लिए है न्यूनतम शारीरिक के लिए तो सामान्य के लिए 63 सेंटीमीटर है और ओबीसी के लिए और अनुसूचित जातियों के लिए 63 है। ठीक ना। अनुसूचित जनजाति के लिए 156 है, यानी 163 156 है पुरुषों के लिए। सीना जो है 77 सेंटीमीटर बिना फुलाए और फुलाने पर आपका 5 सेंटीमीटर बढ़ने पर आपका होना चाहिए 82 सेंटीमीटर। ठीक है। इसके बाद जो महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम शारीरिक मानक दिया गया है उसमें क्या है, सामान्य ओबीसी और जो एससी के लिए है वो 150 है और एसटी के लिए 145 सेंटीमीटर दिया गया है। वजन जो है 40 किलोग्राम की होनी चाहिए। ठीक है। इसके बाद क्या है, यदि कोई अभ्यर्थी मानसिक परीक्षण के असंतुष्ट है। अब देखिए, अगर मान लीजिए आपका जो शारीरिक परीक्षण किया जा रहा है, अगर आप उससे किसी भी प्रकार से आप संतुष्ट नहीं हैं कि आपका मान लीजिए शारीरिक जो परीक्षण हुआ है उसमें किसी भी प्रकार की अगर कमी आपको लगती है या फिर कुछ भी समस्या आपको हो वहाँ पर, तो आप इसके लिए आपत्ति कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन कब कर सकते हैं, तो असंतुष्ट हैं तो परीक्षण के ठीक पश्चात उसी दिन वही आपत्ति दाखिल कर सकते हैं। ऐसी समस्त आपत्तियों में समाशोधन के लिए बोर्ड प्रत्येक स्थान पर एक अपर पुलिस अधीक्षक को नोडल अधिकारी नाम निर्दिष्ट करेगा एवं ऐसे समस्त अभ्यर्थियों का शारीरिक मानक परीक्षण उक्त नाम निर्दिष्ट अपर पुलिस अधीक्षक नोडल अधिकारी की उपस्थिति में समीक्षा शारीरिक मानक परीक्षण दल द्वारा पुनः कराया जाएगा। ठीक है। यानी फिर से आपका होगा, लेकिन अब उसके बाद अगर आपका उसमें फिर से असफल पाए जाते हैं तो आप किसी भी तरीके से अपील नहीं कर सकते। यानी अगर आपके साथ अगर एक बार होता है, मान लीजिए आपको लगता है, तो आप एक बार अपील कर सकते हैं लेकिन दोबारा अपील नहीं कर सकते। इसके बाद कंप्यूटर यानी आंसू लिपि जो परीक्षा है उसके बारे में दिया गया है। तो वही है कि अगर इसमें भी आप जो डाले रहेंगे फॉर्म में अगर वो सेम है तो ठीक है, अगर नहीं है तो फिर आपको वहाँ से रिजेक्ट कर दिया जाएगा। यानी आपको इसका भी मतलब इसके देखिए क्या है कि इन सब के लिए जो है तो उसके लिए एडमिट कार्ड होगा कि आपका अब इतना कंप्लीट हो चुका है। अब जैसे आपका कंप्यूटर की जो है तो उसका टेस्ट होगा तो उसके टेस्ट के लिए एडमिट कार्ड जारी होगा, उसको आप जाएंगे आप देंगे। ठीक ना। और उसमें अगर आप सही प्राप्त मतलब सही से आप उसको पूरा कर लेते हैं तो ही आप उसके लिए अर्ह होंगे, नहीं तो फिर आपको उसमें से मतलब निकाल दिया जाएगा। ठीक है। इसके लिए जो है चयन तथा अंतिम योग्यता सूची कैसे की जाएगी, तो इसमें नॉर्मलाइजेशन इसमें दिया गया है। तो पहली बात तो क्या है, अभ्यर्थी जिन्हें कंप्यूटर तंकड़ परीक्षा उत्तीर्ण की है। ठीक है। और ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें उप निरीक्षक गोपनीय पद हेतु आवेदन किया है और आशुल्क परीक्षा भी उत्तीर्ण की है, उनके द्वारा लिखित परीक्षा में प्राप्त कुल नॉर्मलाइजेशन अंकों के श्रेष्ठता क्रम और उनके आवेदन क्रम के अंकित वरीयता क्रम के आधार पर प्रत्येक पद के लिए आरक्षण नीति के दृष्टिगत रिक्तियों
प्रविष्टियों के अनुसार अभ्यर्थियों की चयन सूची तैयार की जाएगी, ठीक है। और जब चयन सूची यहाँ तैयार हो जाएगी और उसे चिकित्सा परीक्षा चरित्र प्रमाण के अधीन विभाग अध्यक्ष के संस्तुति सहित प्रेषित की जाएगी। बोर्ड द्वारा कोई प्रतीक्षा सूची तैयार नहीं की जाएगी। यदि मान लीजिए कि 2 अभ्यर्थी अगर सेम अंक पाए जाते हैं एक ही बराबर, तो उनका जो है तो उनका फिर निर्णय कैसे किया जाएगा, तो इसमें दिया गया है कि अगर समान अंक पाए जाते हैं तो उनकी वरीयता प्रदान की जाएगी। ऐसी अधिमानी अर्हता यदि कोई रखते हैं तो, यानी ठीक ना, इसमें क्या है, एक से अधिक अधिमानी अर्हता रखने वाले अभ्यर्थियों को केवल एक ही अधिमानी अर्हता का लाभ प्राप्त होना चाहिए। उसके इसके बाद भी यदि 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थी समान अंक प्राप्त करते हैं तो अधिक आयु वाले को किया जाएगा, ठीक है। और यदि उपयुक्त के बाद भी अगर दोनों सेम पाए जाते हैं तो उनके क्या होगा कि उनके जो नाम है, नाम के अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार उनकी वरीयता प्रदान की जाएगी। चिकित्सा परीक्षण यहाँ के बारे में बताया गया है कि चयन सूची में स्थान रखने वाले अभ्यर्थियों से नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा चिकित्सा परीक्षण में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जाएगी। चिकित्सा परीक्षा प्रमुख जिला चिकित्सा अधिकारी मतलब मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा गठित चिकित्सा परिषद द्वारा चिकित्सा मैनुअल व पुलिस भर्ती चिकित्सा परीक्षा प्रपत्र के अनुसार की जाएगी। चिकित्सा परीक्षण में असफल पाए जाने वाले अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अनुपयुक्त घोषित किया जाएगा और ऐसे रिक्तियों को अग्रेतर चयन के लिए आगे ले जाया जाएगा, ठीक है। इसके बाद चरित्र का आपका सत्यापन होगा, ठीक है। चरित्र प्रमाण पत्र में कि नियुक्ति पत्र जारी करने से पूर्व अभ्यर्थी को प्रशिक्षण के लिए भेजे जाने से पूर्व नियुक्त प्राधिकारी पर्यवेक्षक के अधीन चरित्र प्रमाण पत्र का कार्य पूरा किया जाएगा। किसी भी अभ्यर्थी के चरित्र सत्यापन के दौरान कोई प्रतिकूल तथ्य सामने आने पर उसे नियुक्त अधिकारी द्वारा अनुपयुक्त घोषित किया जाएगा और ऐसी रिक्तियों को अग्रेतर चयन के लिए आगे ले जाया जाएगा। आयोग की छूट के बारे में दिया गया है कि लंबवत एवं क्षैतिज आरक्षण केवल उत्तर प्रदेश के मूल निवासियों के लिए ही होगा, ठीक है। तो आप लोग चाहे तो इसको पूरा आप देख सकते हैं। EWS का जो है उन सबके बारे में महिलाओं के लिए यहाँ जो वर्टिकल आरक्षण दिया गया है, ठीक है ना, प्रतिशत के बारे में 21% अनुसूचित जाति के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए 2%, ठीक है ना। अधिकतम आयु की छूट 5 वर्ष इनको मिलेगी। किसको? इसको है SC के लिए, और ST के लिए भी 5 वर्ष है, OBC के लिए 5 वर्ष है, लेकिन EWS के लिए क्या मिलेगा? नहीं, इसके लिए नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आइए आगे फिर इसमें क्षैतिज मतलब क्षैतिज जो है तो इसका आरक्षण किसको मिलेगा? तो कोई स्वतंत्रता सेनानी है तो उनको 2%, और मूलभूत सैनिक जो है उनको 5%, महिलाओं को 20% का इसमें मिलेगा। और इसके बाद अधिकतम यहाँ पे लिखा है अधिकतम आयु सीमा में छूट, तो मूलभूत सैनिकों के लिए 3 वर्ष। यहाँ पर जो है नीचे इसके बारे में बताया गया कि भूतपूर्व सैनिकों की आयु सेना से की गई सेवा अवधि को उनकी वास्तविक आयु से घटाने पर निर्धारित आयु सीमा से 3 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और स्वतंत्रता सेनानी के आश्रित इनके बारे में दिया गया, तो आप लोग इसको एक बार देख लीजिएगा। अब ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया में आपको पूरा चीज़ बता चुका हूँ, तो आप लोग इसके बारे में पूरा जान ही चुके होंगे। भुगतान भी आपको कैसे करना है पूरा इसमें बताया गया है, तो आप लोग चाहे तो यहाँ से कर सकते हैं, नहीं तो जरूरी नहीं। अच्छा चलिए अब भुगतान के बारे में थोड़ा सा आपको बता दिया जाए कि इसमें आप भुगतान कैसे कर सकते हैं। आपको आवेदन जब आप पूरा कर लेंगे तो उसके बाद विवरण सही है, अभ्यर्थी यह सुनिश्चित करने के बाद स्क्रीन पर उपलब्ध निर्देशों के अनुसार स्क्रीन पर मांगी जा रही जानकारी के अनुसार डेटा सबमिट करें और डेबिट कार्ड मतलब आप UPI किसी के माध्यम से आप अपना भुगतान कर सकते हैं, ठीक है। सफलतापूर्वक जमा करने के बाद प्रिंट करते ही सबमिट हो जाएगा। यदि अभ्यर्थी अंतिम रूप से सबमिट नहीं करता तो अंतिम तिथि को आवेदन पत्र स्वतः ही सबमिट हो जाएगा, ठीक है। जैसे आप मान लीजिए आप अपना सब कुछ करने के बाद सबमिट नहीं कर रहे हैं तो लास्ट डेट पर आपका ऑटोमेटिक सबमिट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर जो दिया गया है कि अभ्यर्थी आवश्यक होने पर शुल्क जमा करने के उपरांत आवेदन की अंतिम तिथि से पूर्व अपना विवरण केवल एक बार संशोधित कर सकते हैं। ध्यान रखिए, केवल एक बार संशोधित आप कर सकते हैं, परंतु वह अपने मोबाइल नंबर, ईमेल तथा आधार नंबर में कोई संशोधन आप नहीं कर सकते, ठीक है। और आवेदन की अंतिम तिथि के बाद उसमें किसी परिवर्तन संशोधन हेतु कोई अनुरोध बोर्ड द्वारा स्वीकार नहीं किया जाएगा। अतः अभ्यर्थी इस प्रयोजन हेतु बोर्ड से कोई पत्राचार न करे, ठीक है। डायरेक्ट इसमें आपको बताया गया। फोटोग्राफ के बारे में आपको और हस्ताक्षर के बारे में बताया गया कि आपका रंगीन फोटो होना चाहिए, 20 से 50 KB के बीच होना चाहिए, और हस्ताक्षर जो है वो 5 KB से 20 KB के बीच होना चाहिए।
रंगीन फोटो का आकार जो है 35 mm जो है उसको जो दिया गया है इसमें उसमें होना चाहिए, जिसमें फोटो का लगभग 70% भाग फोटो जो है उसमें आपका चेहरा होना चाहिए, ठीक है। और अभ्यर्थी वर्दी धारित आपका नहीं होना चाहिए फोटो कि मतलब आप अपना फोटो खिंचवाए हों वर्दी में, अगर कोई पुलिस वाले हों तो आपको ऐसा नहीं करना है। अभ्यर्थी का फोटोग्राफ निम्न अनुरूप होना चाहिए। चेहरे की छवि स्पष्ट दिखनी चाहिए, चेहरा पर अत्यधिक चमक या छाया नहीं होनी चाहिए। नामांकन के लिए फोटो 6 महीने के भीतर का लिया जाना चाहिए। सफ़ेद व हल्के ग्रे रंग की सादी पृष्ठभूमि आवश्यक है। इसके बाद क्या दिया गया है कि ठुड्डी से शिखर तक साफ दिखता हो, तटस्थ अभिव्यक्ति, मुंह बंद आंख बंद होने चाहिए, चेहरे के दोनों किनारे साफ दिखते हो, कैमरे पर सीधी नजर हो, ठीक ना। चश्मा पहनने की स्थिति में आंखें साफ दिखनी चाहिए और ग्लास रंगीन नहीं होना चाहिए। फोटो में टोपी मफलर आदि धारण नहीं करना चाहिए, ठीक है। इसके बाद आपको जो है तो इसको अपलोड कर देना है। इसके बाद महत्वपूर्ण इसमें बिंदु दी गई है कि आप लोग क्या कैसे कर सकते हैं। भर्ती के संबंध में अन्य महत्वपूर्ण निर्देश यहाँ पर दिया गया है। बोर्ड का निर्णय अंतिम, ठीक है। और ये जो है ये आपका पाठ्यक्रम है, ठीक है, कि किसके लिए क्या पाठ्यक्रम है। इसके लिए सामान्य हिंदी जो 100 अंक के, कंप्यूटर 100 अंक के, और ये तीनों के लिए देखिए उत्तर प्रदेश लिपिक लेखा और गोपनीय सहायक संवर्ग की लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम यही रहेगा, ठीक है। तीनों के लिए एक ही है, सामान्य हिंदी और कंप्यूटर ज्ञान, सामान्य जानकारी, सामयिक विषय, संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता परीक्षा, मानसिक अभिरुचि परीक्षा, तार्किक परीक्षा, बुद्धिलब्ध परीक्षा यानी IQ टेस्ट, ये सब रहेगा 100 नंबर की। सामान्य हिंदी में क्या पूछा जाएगा, हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं, हिंदी व्याकरण का मौलिक ज्ञान, हिंदी वर्णमाला तत्सम तद्भव, पर्यायवाची विलोम, अनेकार्थी वाक्यांशों के स्थान पर एक शब्द, समरूपी भिन्नार्थ, शुद्ध अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना, लिंग, वचन, कारक, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, काल, वाच्य, अव्यय, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, विराम चिन्ह, मुहावरे, लोकोक्तियां, रस, छंद, अलंकार आदि, ये सब रहेगा, ये सब है इसमें, ठीक है। इसके बाद तीसरा नंबर अपठित बोध होगा। चौथा इसमें क्या है कि प्रसिद्ध कवि लेखक उनकी प्रसिद्ध रचनाएं पूछ देगा। पांचवा क्या है कि हिंदी भाषा के पुरस्कार और विविध, ठीक है। कंप्यूटर में क्या पूछा, बेसिक कंप्यूटर ऑफ फंडामेंटल हिस्ट्री एंड फीचर ऑफ कंप्यूटर, एल्गोरिदम, फ्लो चार्ट, नंबर सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड बेसिक ऑफ विंडो कंप्यूटर, एब्रीविएशन, और MS ऑफिस के बारे में, बेसिक नॉलेज ऑफ इंटरनेट के बारे में, शॉर्टकट के बारे में पूछ सकता है, कंप्यूटर कम्युनिकेशन एंड इंटरनेट के बारे में, प्रोग्राम लैंग्वेज के बारे में, एप्लीकेशन ऑफ नेट टेक्नोलॉजी के बारे में, वेब डिज़ाइन के बारे में, बेसिक सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर देयर फंक्शन के बारे में, नेटवर्किंग के बारे में, WW के बारे में पूछ लेगा, वेब ब्राउजर के बारे में पूछ लेगा, IT टूल्स के बारे में, इंट्रोडक्शन ऑफ मल्टीमीडिया और इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल AI के बारे में इसमें पूछ सकता है, बैंकिंग, ई-कॉमर्स मतलब एप्लीकेशन, इस सब के बारे में। इसके बाद जो है सामान्य जागरूकता या सामान्य जागरूकता सामयिक विषय। तो सामान्य जागरूकता में आपसे क्या पूछा जाएगा, सामान्य विज्ञान, भारत का इतिहास, भारत का स्वतंत्रता संग्राम, भारतीय संविधान, भारतीय अर्थव्यवस्था एवं संस्कृत, भारतीय कृषि, वाणिज्य एवं व्यापार, जनसंख्या, पर्यावरण एवं नगरीकरण, भारत का भूगोल, विश्व भूगोल, प्राकृतिक संसाधन, उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति और सामाजिक प्रथाओं के संबंध में विशिष्ट जानकारी, उत्तर प्रदेश में राजस्व, पुलिस व सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था, मताधिकार, मानवाधिकार और आंतरिक सुरक्षा, आतंकवाद, भारत और उसके पड़ोसी देशों के बीच संबंध है। और करंट अफेयर से क्या पूछा जाएगा, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व के जो समसामयिक विषय हैं उनके बारे में, विमुद्रीकरण के बारे में, उनका प्रभाव, साइबर क्राइम, रेल बजट, सामान्य बजट में विलय, उसके बारे में पूछा जा सकता है, सिंधु जल समझौता के बारे में क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से, ठीक ना। और ओलंपिक के बारे में, क्योंकि अभी ओलंपिक हुआ तो ओलंपिक से बन सकते हैं क्वेश्चन, वस्तु एवं सेवा कर, पुरस्कार और सम्मान, देश, राजधानी, मुद्रा, महत्वपूर्ण दिवस, अनुसंधान, खोज, पुस्तक और उसके लेखक, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, मौलिक आधारभूत ज्ञान, सोशल मीडिया, कम्युनिकेशन, इंटरनेट बैंकिंग, डिजिटल भुगतान और डिजिटल वॉलेट।
इसके बाद क्या दिया है, संख्यात्मक योग्यता परीक्षण यानी न्यूमेरिकल एबिलिटी टेस्ट, यानी संख्या पद्धति, सरलीकरण, दशमलव और भिन्न। इसके बाद महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक यानी एचसीएफ और एलसीएम, रेशियो एंड प्रोपोर्शनल यानी अनुपात एवं समानुपात, परसेंटेज प्रतिशत, प्रॉफिट एंड लॉस लाभ और हानि, डिस्काउंट छूट, सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज, पार्टनरशिप भागीदारी, एवरेज औसत, टाइम वर्क समय और कार्य, टाइम एंड डिस्टेंस समय और दूरी, यूज ऑफ टेबल एंड ग्राफ सारणी और ग्राफ का प्रयोग, मेंसुरेशन और एरिथमेटिकल कंप्यूटेशन एंड अदर एनालिटिकल फंक्शन, अंकगणितीय संगणना व अन्य विश्लेषणात्मक कार्य, और मिसलेनियस कुछ टॉपिक होंगे जो विविध प्रकार के, उनसे पूछा जाएगा। ठीक है। इसके बाद मेंटल एबिलिटी में क्या है, तार्किक आरेख पूछा जाएगा, संकेत संबंध विश्लेषण, ठीक ना। इसके बाद परसेप्शन टेस्ट पूछा जाएगा, वर्ड फॉर्मेशन के बारे में पूछा जा सकता है, वर्ड एंड अल्फाबेट एनालॉजी पूछा जा सकता है, कॉमन सेंस से क्वेश्चन हो सकते हैं, डायरेक्ट सेंस टेस्ट हो सकता है, लॉजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा हो सकता है, ठीक है, और फोर्स फुलनेस ऑफ आर्ग्यूमेंट और डिटरमाइनिंग इम्प्लाइड मीनिंग हो सकता है, ये सब आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है। इसके बाद मानसिक अभिरुचि परीक्षा यानी मानसिक अभिरुचि के बारे में, बुद्धिलब्धि परीक्षा, तार्किक परीक्षा, इन सबसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इसमें क्या है कि इसमें दिया गया है कि निम्नलिखित के प्रति दृष्टिकोण आपका जो है, एटीट्यूड टुवर्ड द फॉलोइंग, किसके बारे में, पब्लिक इंटरेस्ट यानी जनहित, कानून, शांति व्यवस्था, सांप्रदायिक सद्भाव, अपराध नियंत्रण, विधि का शासन, अनुकूलन की क्षमता, इसके बाद व्यवसायिक सूचना, पुलिस प्रणाली, ठीक है। इसके बाद समकालीन पुलिस मुद्दे एवं कानून व्यवस्था, व्यवसाय के प्रति रुचि, मानसिक दृढ़ता, अल्पसंख्यकों एवं अल्प अधिकार वालों के प्रति संवेदनशीलता, लैंगिक संवेदनशीलता। आईक्यू टेस्ट के बारे में है इसमें, तो आईक्यू टेस्ट के बारे में पूछा जाएगा। और तार्किक रीजनिंग के बारे में, रीजनिंग में क्या है, समानता, समानता, भिन्नता, खाली स्थान को भरना होगा आपको, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिसिस, जजमेंट, निर्णायक क्षमता, दृश्य स्मृति, विभेदन क्षमता, पर्यवेक्षण, संबंध, रिलेशन वाला, रिलेशनशिप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, कॉन्सेप्ट यानी अवधारणा से, अंकगणितीय तर्क रहेगा, शब्द और आकृति का वर्गीकरण, अंकगणितीय संख्या श्रृंखला, ठीक है, अमूर्त विचारों व प्रतीकों तथा उनके संबंध में सामंजस्य की क्षमता, इन सबसे क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। इसके बाद यहाँ दिया गया है कि उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए प्रमाण पत्र के बारे में है, ठीक ना, कि उनका प्रमाण पत्र, तो इसको आपको पता होगा इसके बारे में। लेकिन इसमें एक चीज़ और जो बचा हुआ है, तो यह परिशिष्ट 3, इसमें दिया गया है कि आपकी जो ओ लेवल है उसके समकक्ष कौन कौन सी डिग्रियाँ हो सकते हैं। पहला तो ओ लेवल होना चाहिए आपका, अगर ओ नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, DOE-ACC, ठीक है, से मान्यता प्राप्त सरकारी निजी संस्था से 10वीं के उपरांत कंप्यूटर में कम से कम 1 वर्ष की अवधि का निम्नलिखित पाठ्यक्रम उत्तीर्ण होना चाहिए आपको, निम्नलिखित में से, यानी एक दिया है DOAP, DOMA, ADC और ADCA, ठीक है। इसके बाद ADCH, ADCP, DCA, DCFA, DCS, DCTT, DIP, DISA, DISM, DIT, DTP, MDCA, MDCISM, NDIT, MOMSP, CINSM, इसके बाद ADCST और ADHN, ADI, ADP, ADSE, AITT और PGDC, WD यानी पोस्ट ग्रेजुएट इन कंप्यूटर वेब डिजाइन में। इसके बाद अगर ये भी नहीं है तो मान लीजिए आप क्या कर सकते हैं, तो 12वीं के बाद या स्नातक के उपरांत की जाने वाली कम से कम 1 वर्ष की अवधि का आपको पास PGDCA या DCA,
इसके पाठ्यक्रम में उत्तीर्ण होने चाहिए आप, ठीक है। और ये भी नहीं है तो क्या है कि UPDESCO से उत्तीर्ण 1 वर्ष का DIT का पाठ्यक्रम में उत्तीर्ण होना चाहिए, या फिर स्नातक स्तर पर एक विषय के रूप में कम से कम 1 वर्ष कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर एप्लीकेशन रहा हो। BSc, IT, MCA, BTech, A लेवल, B लेवल, O लेवल के कंप्यूटर कोर्स, या BCA, MSc साइबर लॉ एंड सिक्योरिटी, BSc के कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर एप्लीकेशन के विषय के रूप में कम से कम किसी 1 वर्ष में, ठीक है। इन सब के अगर आप किए हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। इसमें से कोई भी, इसमें जो 10 दिए गए हैं, 10 में से अगर आप किसी में हैं तो आप कर सकते हैं, ठीक है। ये सब O लेवल के समकक्ष में है, तभी आप फॉर्म अपना भर सकते हैं, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप सभी को वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ठीक है। और अपने दोस्तों तक शेयर कर सकते हैं वीडियो। धन्यवाद। और आप लोग अपना फीडबैक देना न भूलें।